जय हिंद दोस्तों, आपके फिजिकल एग्जाम जो कि आरपीएफ कांस्टेबल का अभी फिजिकल होने वाला है उसके लिए ई कॉल लेटर आपके जारी कर दिए गए हैं और उसमें इतने महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। कुल 36 बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में संपूर्ण विश्लेषण के साथ चर्चा करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपके इतने सारे डाउट जो कि कमेंट में लगातार पूछे जा रहे हैं वह सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों क्योंकि मैं आरपीएफ में हूं और इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में सक्सेस होने के बाद मैं रेलवे सुरक्षा बल का हिस्सा बना हूं, तो दोस्तों यहां पर कुछ भी मिसगाइड नहीं करने वाला हूं। आपको जितनी भी बातें बताने वाला हूं वह सब एकदम अनुभव से और सटीक और स्पष्ट जानकारी के साथ एकदम शुद्ध भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने सगे संबंधी सभी दोस्तों और साथियों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी जो डाउट है इस वीडियो में उनको मिल जाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो अंत में एक लाइक जरूर करके जाइएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए इस चैनल पर मैं लगातार मेहनत करता रहता हूं। आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आप जान गए होंगे। और दोस्तों आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई भी मैं आपको देने का पूरा प्रयास करता हूं। और अगर आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं आया है या फिर आपका कोई डाउट है तो इस वीडियो में एकदम विश्लेषण तरीके से पूरा करने वाला हूं। तो दोस्तों अब इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि यह वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होने वाला है। और आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, आपका कोई भी डाउट इसके बाद नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप अवश्य रूप से कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई सटीक और स्पष्ट रूप से देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में हम किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर डाउट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड कौन सा ले जाना है, फोटो आपको कौन से लेकर के जाने हैं, एंट्री टाइम पर आपको क्या क्या दिखाना है, आपके स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक है या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है तो उससे संबंधित डाउट, जो भी महिला उम्मीदवार है जिन्होंने मुझे कमेंट के माध्यम से पूछा है उनके भी डाउट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपका कोई भी सर्टिफिकेट वो कितना पुराना मान्य किया जाएगा, एक्स सर्विसमैन को लेकर जितने भी डाउट है उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद कई सारे साथियों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरा सेंटर इतना दूर दिया गया है या फिर मेरी डेट क्या चेंज हो सकती है जब मेरा फिजिकल एग्जाम है, क्या मैं उस दिन को चेंज करवाकर कोई अगली डेट ले सकता हूं, तो वह चेंज होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस कंडीशन में होगा। इसके साथ ही बात करेंगे कि वहां पर आपको घड़ी अलाउ है या नहीं है, या फिर आप हाई जंप किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो अन्य सावधानियां आपको रखनी चाहिए इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक संपूर्ण विश्लेषण के साथ बताने वाला हूं। दोस्तों जिस 5 पेज के एडमिट कार्ड को केवल आपने देखा है उसी का मैंने 2 से 3 घंटे तक संपूर्ण विश्लेषण किया, उसके बाद इस वीडियो को बना रहा हूं। तो कुछ तो स्पेशल इस वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में हम अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता देता हूं कि कई सारे साथियों का क्वेश्चन है कि एडमिट कार्ड रंगीन लेकर जाना है या ब्लैक एंड व्हाइट लेकर के जाना है। तो दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जो पहले आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्ट लिखा था कि आप या तो रंगीन या ब्लैक एंड व्हाइट कोई सा भी लेकर के जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको रंगीन लेकर के जाना है, तो आपको इस डाउट को क्लियर कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि कई सारे साथी बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जो सीबीटी एग्जाम दिया था वह एडमिट कार्ड मेरा नहीं मिल रहा है, कोई बोल रहा है कि गुम हो गया है। तो उनके द्वारा लगातार पूछा जा रहा है कि सर वह एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एडमिट कार्ड का मतलब ही होता है कि प्रवेश पत्र, और प्रवेश पत्र जब आपका सीबीटी एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको आया था तो वहां पर आप सीबीटी एग्जाम में प्रवेश करने के लिए उस एडमिट कार्ड को लेकर गए थे। लेकिन चूंकि दोस्तों यहां पर आपका फिजिकल एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड अभी जारी किया गया है, जिसे कि ई कॉल लेटर कहा गया है, उसको आपको आपके फिजिकल एग्जाम के लिए लेकर के जाना है। तो आपको इस तरह का डाउट बिल्कुल नहीं पालना है कि आपका सीबीटी एग्जाम का एडमिट कार्ड लेकर के जाना है या नहीं। दोस्तों आपको स्पष्ट बता देता हूं कि सीबीटी एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको नहीं लेकर जाना है। आपका जो फिजिकल के लिए अभी ई कॉल लेटर या फिर एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसे आपको लेकर के जाना है। आशा करता हूं आपका यह डाउट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इसके बाद आपको बता देता हूं कि एंट्री के समय आपसे क्या क्या चेक किया जाएगा। सबसे पहले आपको आपका ई कॉल लेटर जो कि फिजिकल एग्जाम यानी कि पीईटी, पीएमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी किया गया है उसे दिखाना होगा। इसके बाद आपके 2 रंगीन फोटो, एक बात का ध्यान रखें कि आपके फोटो जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पर आवेदन के समय जो आपने फोटो लगाया था वही फोटो आपको लेकर के जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पर स्पष्ट निर्देश दिया गया है। तो आप अगर आपके पास वह फोटो उपलब्ध नहीं है तो अभी आपके फिजिकल शुरू होने में टाइम है, आप अपने वह फोटो निकाल करके रख लीजिए। तो आपको वही फोटो वहां पर दिखाना है जो कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। इसके बाद आपको वैलिड फोटो आईडी प्रूफ आपको दिखाना होगा। वह क्या क्या होंगे इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जो आपको 36 महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं इसमें हम सभी पॉइंट पे तो चर्चा नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों इसमें जो दूसरा पॉइंट दिया गया है
इसमें आपको बताया गया है कि आपको आपके फिजिकल एग्जाम देने आते समय यह ध्यान में रखना होगा कि आपको एक से ज्यादा दिन का खर्च वहन करने के लिए जो भी संसाधन लगते हैं वह लेकर के आना है। लेकिन दोस्तों मैं अपनी तरफ से इस बात को बता देता हूं कि इसमें लिखा भले ही ऐसा हो, लेकिन आपका जो फिजिकल एग्जाम है पीएमटी, पीईटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वह आपका उसी दिन, जिस दिन आपका फिजिकल एग्जाम का डेट दिया गया है उसी दिन आपका पूरा कर लिया जाएगा। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि मुझे एक दिन रुकना पड़ेगा या फिर 2-4 दिन रुकना पड़ेगा। आपको केवल उसी दिन आपका सारा प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। और दोस्तों इसी पॉइंट में बात की गई है कि अगर आप इनवैलिड कोई भी प्रमाण पत्र वहां पर दिखाते हैं और आप पास हो जाते हैं तो आपके अपॉइंटमेंट के बाद भी अगर विभाग को ऐसा पता चलता है तो आपको डिसमिस या फिर बर्खास्त कर सकता है। तो दोस्तों आप अपने सभी वैध प्रमाण पत्र ही वहां पर लेकर के जाएं। कोई भी ऐसा फ्रॉड करने की कोशिश ना करें कि वहां पर आप चालाकी दिखाएं। चालाकी आपको बिल्कुल नहीं दिखाना है। यह बाद में अगर प्रमाणित हो जाता है कि आपने इनवैलिड तरीके से पास किया है तो आप पर विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी उसके बाद। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है। दोस्तों इसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको कहा गया है कि जब भी आप फिजिकल देने आते हैं तो आपके मूल दस्तावेज जो कि वैलिड होने चाहिए वहां पर दिखाना होगा। उसमें क्या क्या आता है, तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूं उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको जरूर दिखाना होगा जो कि वैलिड होना चाहिए और आपका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसे कि आधार हो गया या फिर ई आधार हो गया या फिर आपका पैन कार्ड हो गया या फिर आपका ई पैन कार्ड हो गया या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर आपका वोटर आईडी हो गया या फिर आपका पासपोर्ट हो गया या फिर आप स्कूल या कॉलेज में है तो उसका वैलिड फोटो आईडी प्रूफ हो गया या फिर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर कहीं राज्य सरकार की सेवा कर रहे हैं तो वहां का जो आपको आईडी प्रूफ यानी कि जो पहचान पत्र आपको दिया जाता है वहां पर आपको यह भी दिखाना होगा। तो दोस्तों इनमें से कोई एक आपका पहचान पत्र के रूप में आपका मूल दस्तावेज होना चाहिए। इसके साथ ही 10th की मार्कशीट आपके पास मूल प्रमाण पत्र के रूप में होनी चाहिए। दोस्तों एक बात और आपकी क्लियर कर देता हूं कि कई सारे साथीगण पूछते हैं कि क्या 12th की मार्कशीट लगेगी। तो दोस्तों जान लीजिए कि 12th की मार्कशीट नहीं मांगी गई है। यह कांस्टेबल की परीक्षा केवल 10th बेस पर ही आधारित होती है। अगर आप अपनी शैक्षणिक योग्यता में हायर एजुकेशन को दिखाना चाहते हैं तो आपको 12th की मार्कशीट या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसका डिग्री या फिर मार्कशीट आपको दिखाना होगा या आप दिखा सकते हो। यह अनिवार्य नहीं है कि आपको दिखाना ही होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपका इस प्रकार का यह डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों एक और डाउट बना रहता है कि सर अगर मेरे किसी फोटो आईडी प्रूफ में स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में तो मैं क्या करूं। तो दोस्तों एक चीज और बता देता हूं कि जो मैंने डॉक्यूमेंट अभी बताए हैं उनमें से जिसमें आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक है तो आप उसको ना दिखाकर जिसमें आपका नाम सही है, स्पेलिंग सही है, उस फोटो आईडी प्रूफ को दिखा सकते हैं, वह भी मान्य किया जाएगा। और दोस्तों जो भी दस्तावेज मैंने बताए हैं वह एकदम ओरिजिनल होने चाहिए। फोटोकॉपी से काम नहीं चलने वाला है। आप यह नहीं कह सकते कि सर मेरे पास अभी ओरिजिनल नहीं है, मैं आपको फोटोकॉपी दिखा देता हूं, वहां पर मान्य नहीं किया जाएगा। जो बोला गया है वहां पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। इसके साथ ही इसी पॉइंट में बात कही गई है कि आपके 2 रंगीन फोटो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उस समय जो आपने अपनी फोटो लगाई थी उसी फोटो को आपको वहां पर दिखाना होगा। तो आप 2 से ज्यादा यानी कि 8 से 10 फोटो आप रख लीजिए, लेकिन इसमें 2 फोटो की बात कही गई है। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करते समय जो फोटो लगाई थी उसी फोटो को दिखाना अनिवार्य होगा, जो कि इस आपके ई कॉल लेटर में स्पष्ट रूप से कहा गया है। दोस्तों इसके बाद चौथे पॉइंट में बात कही गई है कि आपके पीईटी और पीएमटी के बाद उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कई सारे साथी कमेंट करके पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन होगा। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि पीईटी और पीएमटी के बाद उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसमें आपको निर्देशित किया गया है कि उस दिन आप अपने जो भी मूल दस्तावेज हैं उनकी फोटोकॉपी के 2 सेट आपको स्व सत्यापित करके लेकर के आना अनिवार्य है। स्व सत्यापित का मतलब होता है कि आपके सिग्नेचर हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के फोटोकॉपी जो रहती है उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उसी को स्व सत्यापित कहा जाता है। इसके बाद इस चौथे पॉइंट में कई सारे पॉइंट दिए गए हैं, उसमें आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी रहेंगे। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता देता हूं कि प्रूफ ऑफ एज के तौर पर आपको 10th की मार्कशीट दिखानी होगी। तो दोस्तों 10th की मार्कशीट से कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम, इन सबको जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसमें इन सब के नाम की जो स्पेलिंग है उनको मैच किया हुआ होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मैच की जानी चाहिए। और दोस्तों अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर आपके ऑनलाइन फॉर्म में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, दोनों में मिसमैच हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अभ्यर्थियों को मजिस्ट्रेट या नोटरी के समक्ष स्टाम्प पेपर पर आपको प्रासंगिक जो हलफनामा रहता है जिसे कि एफिडेविट कहा जाता है उसे लेकर के आना होगा, जो कि यह प्रदर्शित करेगा कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो भी अभ्यर्थी मौजूद है वह दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। तो एफिडेविट का यह काम होता है। तो आप में से कई सारे साथी पूछते हैं कि सर इसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो हमको क्या करना है। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि आपको एफिडेविट बनवा
करके जरूर लेकर के जाना है ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के लिए या तो आप 10th की मार्कशीट ही दिखा सकते हैं अगर आपने 10th ही किया है, या फिर आपने इससे अगर हायर एजुकेशन किया है तो आप 12th की मार्कशीट या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री भी दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, आप 10th की भी दिखाएंगे तो भी वह मान्य किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात कही गई है कि जो केंद्र सरकार के रोजगार के लिए जो SC ST और OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आपको सेंट्रल का दिखाना अनिवार्य होगा। दोस्तों इसमें एक बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि जो OBC कैटेगरी है उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक चीज और समझा देता हूं कि इसमें केवल OBC के लिए स्पष्ट रूप से आगे लिख करके बताया गया है कि OBC का 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो कई सारे साथीगण जो पूछते रहते हैं कि SC और ST का मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह इतना पुराना है, चल जाएगा या नहीं चलेगा, तो आपके ई कॉल लेटर में तो आपको SC ST के लिए बिल्कुल नहीं बताया गया है कि आपका कितना पुराना से अधिक नहीं होना चाहिए, केवल OBC के लिए बताया गया है कि 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो SC ST का अगर आपका पुराना भी है तो आप लेकर के जाइए, और अगर आपने नया भी बनवा लिया है या फिर आपने किसी भी कैटेगरी की और नया और पुराना दोनों लेकर के जाइए। मैंने आपके हर कमेंट में यही रिप्लाई किया है कि अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट भी है और नया भी बनवा लिया है तो आप दोनों लेकर के जाइए। वहां पर जो अधिकारी मौजूद रहेंगे, वहां पर जो ऑफिशियल स्टाफ मौजूद रहेंगे उनको बताइए, वह उन पर निर्भर करेगा कि वह उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है। OBC के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, और इसमें यह भी बताया गया है कि जो आवेदन की अंतिम तिथि थी उससे 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपकी जो आवेदन की अंतिम तिथि थी वह 14 मई 2024 थी, और उससे 1 साल पुराना यानी कि उसमें जो डेट ऑफ क्रूशियल डेट जो दी गई थी वह थी 15 मई 2023 से 14 मई 2024 तक। यानी इसके बीच का अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है तो OBC कैटेगरी के लिए वह मान्य किया जाएगा। और दोस्तों अगर आपका इसके पहले का है या फिर इसके बाद का बना है, आपके आवेदन की तिथि के बाद का बना है, तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं कि क्या होगा। इसके बाद दोस्तों एक्स सर्विसमैन जो है उनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारा PET होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि आपका PET जिसमें कि रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप आता है, यह एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं लिया जाएगा। इसके बाद आपको PMT देना होगा जिसमें कि मेजरमेंट होते हैं, चेस्ट और हाइट आपका मापा जाएगा, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको जिस डेट पर आपका एडमिट कार्ड में जिस डेट को जिस समय पर या फिर जहां जिस स्थान पर आपको जारी किया गया है वहां पर पहुंचना होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका PET नहीं होगा। इसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए ध्यान रखने वाली बातें हैं, सर आपको आपका जो सेवानिवृत्ति का जो प्रमाण पत्र है यानी कि जो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उसको लेकर के जाना अनिवार्य है, जो कि ई कॉल लेटर में स्पष्ट रूप से बताया गया है। साथियों एक और चीज बता देता हूं कि कई सारे साथी इस बात पर बार बार कमेंट करते रहते हैं कि सब इंस्पेक्टर में इस प्रमाण पत्र को नहीं मांगा गया था या फिर इस प्रमाण पत्र को मांगा गया था, तो आप जो बता रहे हैं वह इतने क्यों बता रहे हैं। तो दोस्तों मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से बात करता हूं, क्योंकि मैं रेलवे सुरक्षा बल का हिस्सा हूं और आप किसी को भी मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता हूं। आप सभी मेरे प्रिय साथी हैं जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस चैनल पर जितनी भी बातें बताऊं एकदम सही और सटीक बताऊं। अगर मुझे कोई जानकारी नहीं रहती है तो मैं कमेंट के माध्यम से बता देता हूं कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर लगेगी तो मैं वीडियो बना करके उसकी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों तो एक चीज बता देता हूं कि जितनी बातें आपको ई कॉल लेटर में स्पष्ट रूप से कही गई है वहां आपको लेकर के जाना चाहिए, और अगर वहां पर नहीं मांगा जाता है तो यह बाद की बात है, वहां के ऑफिशियल पर यह निर्भर करेगा कि वह इस डॉक्यूमेंट को चेक कर रहे हैं या नहीं, लेकिन जो लिखा गया है उसे आपको लेकर के जाना चाहिए, आप सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं जो सेवारत कर्मचारी है यानी कि जो सर्विंग एम्प्लॉई है, जो कि अभी सेवा कर रहे हैं या तो राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में या फिर किसी ट्रेनिंग में है या फिर प्रोविजन में है, तो उनको अपने विभाग से NOC सर्टिफिकेट जिसे कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र बोला जाता है उसे लेकर के जाना अनिवार्य है, जो कि इसके ई कॉल लेटर में स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है। इसके साथ दोस्तों कई सारे साथियों का कमेंट आता है कि सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है या नहीं जाना है। तो दोस्तों इसमें तो लिखा गया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र जहां भी लागू हो आपको दिखाना होगा, और इसमें लिखा हुआ कि वेयर एवर एप्लीकेबल। तो दोस्तों एक चीज बता देता हूं कि सब इंस्पेक्टर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि यह सेंट्रल की नौकरी है, और क्योंकि राज्य सरकार की अगर नौकरी रहती है तो उसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ताकि अगर आप किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके निवास प्रमाण पत्र के रूप में मांगा जा सकता है। तो यहां पर आप चिंता मत कीजिए, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका पुराना भी है या फिर नहीं है तो आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यह केंद्र की नौकरी है। मेरी राय यही रहेगी कि अगर है तो लेकर के जरूर जाए, और नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सेफ हैं।
और दोस्तों अगर आप किसी अदर कैटेगरी में आते हैं जिसको कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया है और आपको पीएमटी में छूट मिल सकती है, यानी कि हाइट और आपको चेस्ट में जहां पर छूट मिल सकती है, तो उसके लिए आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो कि स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। कई सारे साथियों का क्वेश्चन होता है कि सर कितना पुराना होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका कितना पुराना होना चाहिए। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और जो कि वैलिड डेट का है तो आपको लेकर के जाना चाहिए, चाहे वो कितना ही पुराना हो, क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ कहीं भी नहीं बताया गया है कि आपका कितना पुराना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलेगा। तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। और दोस्तों अगर आपने परीक्षा शुल्क में कोई छूट ली है, जो भी कैटेगरी के हैं जिनको परीक्षा शुल्क में छूट मिली है या फिर लेना चाहते हैं, तो उनको अपने निर्धारित डॉक्यूमेंट वहां पर ले जाना अनिवार्य होगा। इसके बाद दोस्तों 5वें पॉइंट में कहा गया है कि जो आपका ई कॉल लेटर है उसको आपको स्पष्ट प्रिंट आउट निकालना होगा और आपका जो आगे और पीछे का जो प्रिंट आउट है दोनों को निकालना होगा। आप ये नहीं करेंगे कि जो आपका डेट और टाइम लिखा हुआ है उसी प्रिंट आउट को निकालें। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आगे और पीछे दोनों साइड का प्रिंट आउट आपको निकाल करके ले जाना है। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं कि जब आप अपना पीईटी पीएमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने के लिए जाते हैं दोस्तों, आपको आपके ई कॉल लेटर में आपके हस्ताक्षर और थंब के लिए जगह छूटी हुई रहेगी, तो आपको वहां पर साइन नहीं करना है। आपको आपके सिग्नेचर वहां के ऑथराइज्ड ऑफिशियल स्टाफ की उपस्थिति में ही उनके कहने पर करना है। आपको पहले से सिग्नेचर नहीं करके रखना है। इस बात का आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, क्योंकि यह गलती बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं। जब अपना फिजिकल देने या फिर एग्जाम देने जाते हैं तो अपनी मर्जी से सिग्नेचर कर देते हैं। तो आपको ऑथराइज्ड ऑफिशियल स्टाफ की उपस्थिति में ही वहां पर सिग्नेचर करना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों एक बात कही गई है कि आपने आपके सीबीटी एग्जाम में जो सिग्नेचर किए थे तो वही सिग्नेचर आपके पीएमटी जो आप फिजिकल एग्जाम देने जाते हैं वहां पर भी करना है। उन दोनों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको ब्लॉक या कैपिटल लेटर में लिख करके इसे सिग्नेचर नहीं माना जाएगा, उसे अमान्य माना जाएगा। आपको रनिंग हैंड राइटिंग में आपकी सिग्नेचर करना है। इसके बाद 8वें पॉइंट में बात कही गई है कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है और आपके ऑनलाइन फॉर्म में जो डेटा भरा हुआ था, यानी कि आपका नाम, फादर नेम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यह सभी मैच होना चाहिए। और अगर किसी कारणवश आपके द्वारा गलती से गलत फॉर्म भर दिया गया था तो कई सारे साथीगण का यह क्वेश्चन आता था कि सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या फिर किसी का कैपिटल लेटर की जगह पहला अक्षर स्मॉल हो गया, पिता के नाम में स्मॉल लेटर आ गया। तो दोस्तों आपको चिंता नहीं करना है। आपको एक एफिडेविट बनवा करके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर दे देना है, उसे बिल्कुल मान्य किया जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। और दोस्तों अगर आपने आपका नाम चेंज करवाया है, दोस्तों आपका 10th की मार्कशीट से आपका नाम मैच किया जाएगा। और नाम चेंज करवाने के लिए आपको कानूनी दस्तावेज या फिर राजपत्रित अधिसूचना आपको वहां पर प्रस्तुत करना होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके बाद 10वां पॉइंट कहता है कि जो भी आपका ई कॉल लेटर है या फिर जब आप फिजिकल देने के लिए वहां पर रहेंगे तो आपसे एक अटेंडेंस सीट पर आपके अंगूठे का थंब लिया जाएगा, यानी कि दोनों अंगूठे पे आपका जो बायोमेट्रिक के लिए थंब लिया जाता है तो उसको सावधानी पूर्वक थंब लगाना है। आपको उसको धुंधला नहीं रखना है या फिर आपके अंगूठों को इस तरह से नहीं दबाना है कि आपके फिंगरप्रिंट वहां पर मैच ना हो। तो दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों इसके बाद 12वें पॉइंट में आपसे कहा गया है कि पीईटी पीएमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी को जिस दिनांक पर, जिस समय पर और जिस स्थान पर आपको आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है उस स्थान पर उसी समय उसी दिनांक को पहुंचना अनिवार्य होगा। दोस्तों इसके लिए कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। अगर कोई भी अभ्यर्थी जिस दिनांक पर उनका फिजिकल है मौजूद नहीं होते हैं तो उनको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद 13वें पॉइंट में बताया गया है कि पीएमटी और पीईटी के समय आपका वीडियोग्राफी किया जाएगा और आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, ताकि कोई भी धांधली की समस्या ना आए, किसी भी उम्मीदवार की जगह कोई अन्य व्यक्ति फिजिकल ना दे। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों 14वें पॉइंट में बात कही गई है कि किसी भी पुरुष या महिला अभ्यर्थी को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर पीईटी पीएमटी के टाइम पर अपने किसी अन्य साथी को उस स्थल पर लाना परमिटेड नहीं होगा। दोस्तों आपके साथ अगर कोई सगा संबंधी या फिर आपके साथी, आपके परिवार वाले आपके साथ आते हैं, वह अंदर नहीं आ सकते हैं। जिस ग्राउंड पर आपका फिजिकल होना है उनको बाहर रुकना होगा। तो आपके कीमती सामान आप अंदर लेकर के नहीं आए। जो भी मूल दस्तावेज हैं या फिर जो जरूरी डॉक्यूमेंट है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, उन सभी को आपको केवल साथ लेकर अंदर आना है। बाकी कोई भी ऐसा कीमती सामान अंदर लेकर नहीं आना है। इसके बाद 15वें पॉइंट में बात कही गई है कि 1600 मीटर या 800 मीटर रनिंग के लिए जो आपको चिप दी जाएगी जो कि RFID टेक्निक पर आधारित है, उस चिप से आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद 16वें पॉइंट में बात कही गई है कि आपको आपके रनिंग के टाइम पर
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, स्टॉप वॉच या फिर टाइमर अलाउ नहीं है। दोस्तों कई सारे साथी पूछते रहते हैं कि सर क्या घड़ी अलाउ रहेगी, टाइमर अलाउ रहेगा, स्टॉप वॉच अलाउ रहेगी? तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहेगा। मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका था और दोस्तों आपको उससे कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। आप अपना रनिंग करते टाइम घड़ी देखेंगे या फिर आप अपने रनिंग पर ध्यान देंगे, आप अपने रनिंग पर ध्यान दीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि वहां पर स्टॉप वॉच घड़ी अलाउ नहीं रहेगी। कई सारे साथी बोल रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर में अलाउ थी। दोस्तों मैं नहीं जानता कि उनको अलाउ थी या नहीं थी और थी तो क्यों थी। मैं यह जानता हूं कि इसमें जो स्पष्ट रूप से कहा गया है वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है और उन बातों का पालन करना है। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट जो 19वां पॉइंट है उसमें बात कही गई है कि प्रशासनिक या अति आवश्यकता के मामले में सभी उम्मीदवार या फिर कुछ उम्मीदवारों का पीईटी, पीएमटी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्थल या दिनांक चेंज किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखिए कि प्रशासनिक यानी कि अगर कोई विभागीय कार्य आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य आ जाता है जिसके कारण पीटी, पीएमटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो आपके इस प्रोसेस को स्थगित करना पड़ जाए या फिर अति आवश्यकता के मामले में जैसे कि उस दिन बहुत भयंकर बारिश होने लग जाए या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए जिस दिन यह नहीं करवाया जा सकता, तो उसी मामले में आपका डेट चेंज किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर प्रशासनिक लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपना डेट चेंज करवा सकते हैं दोस्तों। लेकिन इसमें अति आवश्यकता भी लिखा हुआ है तो मुझे थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन है कि अति आवश्यकता के मामले में यहाँ पर क्या कंडीशन और दी जा सकती है। तो अगर इसके बारे में मुझे और कोई जानकारी मिलती है तो इसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों 20वें पॉइंट में बात कही गई है कि पीईटी, पीएमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संचालन में अगर कोई भी उम्मीदवार या फिर अभ्यर्थी उसके संचालन को रोकने का प्रयास करता है या फिर बाधा उत्पन्न करता है तो उसकी उम्मीदवारी अगर कोई उचित कारण लगता है तो खत्म की जा सकती है। इसके बाद 21वें पॉइंट में बात कही गई कि आपको इनडिसिप्लिन एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करना है। इनडिसिप्लिन एक्टिविटी से मतलब है कि अनुशासनहीनता आपको वहां पर नहीं करना है। जो भी वहां का ऑफिशियल स्टाफ आपको गाइड करता है या फिर बताता है उसका सख्ती से पालन करना है। इसके बाद दोस्तों जो महिला अभ्यर्थी है, मेरे चैनल पर कमेंट के माध्यम से प्रश्न भी आया था कि सर प्रेग्नेंट महिला के लिए क्या पीईटी के लिए डेट चेंज करवाया जा सकता है? तो अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं और आप प्रेग्नेंट है या फिर गर्भावस्था में है तो आपको आपके पीईटी के पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा जिसमें कि आपको वहां के ऑफिशियल स्टाफ को कुछ दिन पूर्व या फिर उस पीईटी के पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से सूचना देनी होगी। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि पीईटी के पहले यानी कि आपको पीईटी पर आकर उसके बारे में सूचना देनी है या फिर आप उसके कुछ दिन पूर्व भी सूचना दे सकते हैं। तो इसमें केवल पीईटी लिखा गया है तो मुझे जहां तक लगता है कि जो रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप होता है उसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से उसकी डेट या तो आगे बढ़ा करके या फिर आपका बाद में कभी भी और फिजिकल लिया जा सकता है, क्योंकि आपके फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको शायद देना पड़ सकता है। इसके बारे में अभी मुझे कंफर्म जानकारी नहीं है। इसके बाद 23वें पॉइंट में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। आपका सिलेक्शन आपके मेरिट के बेस पर होगा। मेरिट आने के बाद आपका मेडिकल होगा तभी आप सिलेक्टेड माने जाएंगे। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सक्सेस होना या फिर सफल होना आप अपना सिलेक्शन नहीं मानेंगे। इसके बाद दोस्तों 26वें पॉइंट में कहा गया है कि अगर आपने सीबीटी एग्जाम में कितने ही अंक हासिल कर लिए हो, आपने पीईटी बहुत अच्छे से पास कर लिया हो, पीएमटी पास कर लिया हो, लेकिन अगर कोई उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं होता है या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अपनी उपस्थिति नहीं दिखाता है तो उसकी उम्मीदवारी वहीं पर खत्म की जा सकती है। तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित होना उसी दिन अनिवार्य होगा। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत आता है कि मेरा सर्टिफिकेट या तो हिंदी में बना है या इंग्लिश में बना है तो मैं क्या करूं? तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपके जो भी ओरिजिनल प्रमाण पत्र है, जो भी दस्तावेज है वह या तो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों 29वें पॉइंट में बात कही गई है कि अगर आप अपने जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर नहीं दिखाते हैं जो कि बताए गए हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, सिवाय जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के, वह भी उन मामलों में जिसमें कि आपका जो फॉर्मेट मांगा गया है उस फॉर्मेट में अगर आपका वह दस्तावेज नहीं है तो उसके लिए आपको शायद समय दिया जा सकता है। लेकिन अदर डॉक्यूमेंट जो आप प्रस्तुत नहीं करते हैं उसके लिए कोई अलग से आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका डॉक्यूमेंट या तो खो गया है या फिर आपका डॉक्यूमेंट चोरी हो गया है तो उसके लिए आपको क्लेम सपोर्टेड बाय एफआईआर यानी कि जब आपने एफआईआर करवाया होगा तो उसकी एफआईआर की कॉपी आप अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो आपको 4 वीक यानी कि 4 सप्ताह जो कि 1 महीना होता है उसका समय आपको दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद जो 31वां पॉइंट है इसमें आपको ग्रीवांस के बारे में चर्चा की गई है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसमें अगर आपका कोई ग्रीवांस है, कोई समस्या है तो जो आप इसमें 4 जगह देख रहे हैं उसके आगे आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तक दिया जाएगा। इसके माध्यम से आप अपने संबंधित ग्रीवांस या फिर अपनी समस्या को लेकर के इनसे बात कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आपकी समस्या का समाधान इनके माध्यम से मिल जाए। तो आप जरूर अपनी कोई समस्या है तो इनको बताइए
आपका जरूर समाधान किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो 36वां पॉइंट या फिर अंतिम पॉइंट है उसमें बताया गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अगर आपने अपनी कम्युनिटी या फिर कैटेगरी का प्रमाण पत्र उस डेट तक का अगर आपका है तो आपको उस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आपका प्रमाण पत्र उसके पहले का है या फिर उस आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको फिर अनरिजर्व कैटेगरी में लिया जाएगा, आपको आपकी कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व कैटेगरी में गिना जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। कई सारे साथीगण पूछ रहे थे इसके बारे में, आशा करता हूं कि इसके माध्यम से आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद दोस्तों एक और हम महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। बहुत सारे साथीगण, इसके पहले तो मैं बता ही चुका हूं कि हाई जंप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज बता देता हूं कि हाई जंप आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे आप हाई जंप करने में एलिजिबल हो, जैसे आप करने में समर्थ हो, वैसे कर सकते हैं। टाइगर जंप हो, कैची जंप हो, या फिर आप सीधे आकर के जंप करते हैं तो उस तरह से आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों एक चीज और बता देता हूं कि आप सभी साथीगण का इतना प्यार इस चैनल को मिल रहा है, आप सभी के इतने प्यारे प्यारे कमेंट इस चैनल पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, मेरे लिए बोले जा रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं। और दोस्तों आप सभी को मैं आपकी अगली प्रोसेस के लिए अग्रिम बधाइयां देना चाहता हूं। आप अपने आगे की प्रोसेस में सफल हो, आपको कोई दिक्कत ना आए, आप अपनी सारी प्रोसेस करने के बाद रेलवे सुरक्षा बल का हिस्सा बने। तो दोस्तों आपको एक और चीज अंत में बताना चाहता हूं कि अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट को तो साथ में लेकर के जाएं ही, साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई है। दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हुआ होगा। और इसके बाद दोस्तों हम ग्राउंड के ऊपर भी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपके जो डाउट है, जो अदर डाउट है आपके इस वीडियो में अगर वो नहीं आए हैं तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट जो आपने पहले किया है उसको तो मैं लिख करके रखा ही हूं, वह अगले वीडियो में आपको चर्चा करके बताऊंगा और आपके सारे डाउट इस चैनल के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली जानकारी भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।